इसमें हम क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के वो सभी टॉपिक को देखेंगे जिनसे कि हमारा लगभग 100 के 100 मार्क्स के इसमें सवाल सॉल्व हो जाएं। ठीक है, देखिए पहले आप जो आपका फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आप देखेंगे जिस दिन आपका मैथ का पेपर रहेगा, कोई भी पेपर रहेगा तो इंस्ट्रक्शन ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, वो ये पेपर का पहला पेज ऐसे दिखेगा। इसमें देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने हाईलाइट किए हुए जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पुस्तिका का जो 10 अंकों का क्रमांक होगा उसको अपने OMR उत्तर पत्रक में भरना है। आपको OMR एक अलग से मिलेगा, अभी मैं आपको उसकी सैंपल कॉपी दिखा रहा हूँ कि OMR दिखने में कैसा रहेगा आपका उस समय। और 100 OM मतलब वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से 50 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा सबसे ज़रूरी बात कि ये 50 जो उत्तर होंगे ये कंप्यूटर से चेक होंगे, इसमें टीचर चेक नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मशीन से जब चेक होगा तो इसमें किसी भी तरीके का वाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने बी रंगा, ये बी गोला रंगा, लेकिन बाद में पता चला कि सी सही है तो हमने काट करके इसको रंग दिया, और अब काट दिए या ब्लेड से या नाखून से ऐसे कुछ करके कर रहे हैं तो ये वही हमारा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान, गलती से अगर आपने गलत रंग दिया तो आप उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। ठीक है, पता चला एक क्वेश्चन सही करने के चक्कर में आपकी पूरी कॉपी ना चेक हो, तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप एक एक करके समझिए कि देखिए टोटल आपके मैथ का जो पेपर होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 138 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न? 138। और कुल समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटा 15 मिनट। समय काफ़ी मतलब पर्याप्त है। देखिए 138 प्रश्नों को 3 भागों में डिवाइड किया रहेगा। एक तो 100 ऑब्जेक्टिव, 30 लघु उत्तरी और 8 दीर्घ उत्तरी। ठीक है, अब करना कैसे कैसे है, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव करने हैं। कितने? 50। और हर एक ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा? एक। तो टोटल आपको 50 मार्क्स मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। 30 लघु उत्तरी है तो इसमें से कितने करने? 15 लघु उत्तरी, और हर एक लघु उत्तरी 2 नंबर का होगा तो 30 नंबर का आपका हो गया क्या? लघु उत्तरी। और 8 दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे जिसमें से केवल 4 दीर्घ उत्तरी करने हैं, और हर एक दीर्घ उत्तरी 5 नंबर का रहेगा तो टोटल ये कितने का हो गया? 20 नंबर का। ठीक है, तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर का लघु उत्तरी और 20 नंबर का दीर्घ उत्तरी। टोटल आपको ये 100 नंबर ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अब आप एक बार देख लीजिए कि आपका OMR कैसे भरना है और सब्जेक्टिव कॉपी आपकी कैसे रहेगी। देखिए आपको OMR अलग से ऐसे मिलेगा मशीन से चेक करने के लिए। इसमें देखिए ये प्रश्न पत्र जो आपको मिलेगा उस पर 10 डिजिट का एक क्रमांक लिखा रहेगा, उसको आपको इसमें भरना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर होगा और ये सेट नंबर उस पर दिया रहेगा प्रश्न पुस्तिका क्रमांक पे। तो आपको जो ABCD जो भी प्रश्न पुस्तिका क्रमांक रहेगा वो। अब देखिए ध्यान से गोले को भरना है। देखिए टोटल 1 से 100 तक है, तो मान लीजिए पहले का ए रंग दिए, दूसरे का बी, तीसरे का सी रंग दिए, चौथे का ए रंग दिए, लेकिन मान लीजिए बाद में पता चला कि चौथे का बी है तो आप ऐसे करके बी रंग दिए। ये गलत है, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिएगा कि इसमें कटिंग नहीं चलेगी। अगर आपने 2 गोला रंग दिया तब भी मशीन आपको गलत ही आंसर मानेगा। ये नहीं कि बी सही है तो इसको उठा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम में आप लोग अपने स्कूल के एग्ज़ाम में ऐसा करते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, नाखून का, वाइटनर वगैरह का कोई भी प्रयोग आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर गलत हो गया तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है कि टोटल 50 करने हैं, तो मान लीजिए आपने ऐसे करते करते मान लीजिए बीच में 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, फिर करते करते मान लीजिए आपने यहाँ तक आपका 50 हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको बाद में पता चला कि नहीं, अब काउंटिंग में 51 क्वेश्चन हो गया टोटल, तो मशीन आपकी 50 तक ही चेक करेगी। मतलब 50 का मतलब काउंटिंग में आपका 50 सीरियल नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ तक नहीं। आप काउंटिंग में जहाँ तक 50 होगा मशीन वहीं तक चेक करेगी, उसके बाद के जो भी क्वेश्चन रहेगा छोड़ देगी। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग काउंटिंग ध्यान से करिएगा कि 50 ही क्वेश्चन हो। उससे ज़्यादा करेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपका समय उसमें नुकसान होगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव कॉपी आपको ऐसे मिलेगी, इसमें 2 हाशिए बने हुए थे, इसके बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जो भी प्रश्न नंबर डालना है तो भी इधर ही डालिए, उत्तर यहीं पे डालिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ब्लैक और ब्लू पेन 2 ही पेन का यूज करिएगा, इस 2 के अलावा कोई भी पेन आपका प्रयोग नहीं करना है। अब आइए आपको सवाल को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरी ये दोनों मिला करके आपके टोटल 80 नंबर के होंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 30 लघुत्तरी। इन दोनों के लिए टोटल 6 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरे के पूरे 80 नंबर के आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसमें से कम 15 से 20 नंबर के आएंगे। दूसरा है बहुपद और द्विघात समीकरण, इसमें कम से कम 10 से 15 नंबर के। समांतर श्रेणी, इससे भी 10 से 15 नंबर के। त्रिकोणमिति जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
वह 30 से 35, पिछली बार आप लोगों के लगभग 37-38 नंबर के सवाल इससे आए थे। तो त्रिकोणमिति से 30 से 35 नंबर के सवाल आएंगे। प्रायिकता से भी लगभग 10 से 15 नंबर का सवाल, और माध्य माध्यिका और बहुलक इससे भी लगभग 10 से 15 नंबर का सवाल, ठीक है। अगर ये 6 चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपके 80 नंबर के सवाल यहीं से सॉल्व हो जाएंगे, केवल इस 6 चैप्टर से, ठीक है। ये देखिए, वृत्त और त्रिभुज के ऐसे सवाल आप केवल करिएगा जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिनको मतलब जैसे मान लीजिए वृत्त की परिधि बराबर 2πr, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये सारे तो अगर फॉर्मूला बेस्ड हैं तो उनको आप कर लीजिए। इसको डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपके पूरे सवाल इधर सॉल्व हो जाएंगे। अब अगला है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी में आपके टोटल 8 सवाल आएंगे, इसमें से 4 करने हैं। तो 4 में से 2 सवाल तो आपको केवल त्रिकोणमिति से रहेगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ भी रहेगा, लेकिन इसमें एक हाइट एंड डिस्टेंस कन्फर्म है, तो 4 नंबर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से। एक सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति से सवाल रहेगा, तो 2 सवाल त्रिकोणमिति से हो गए। एक आप ग्राफ से कर लीजिए और एक आप रचना से कर लीजिए, ठीक है। तो ये 4 सवाल आपको यहाँ से हो जाएंगे, ठीक। टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब देखिए, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला चैप्टर देखते हैं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं पे मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला हुआ था, आप लोग उसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार रिवीजन करा देते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी जरूरी है। तो वास्तविक संख्याएं में देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जो 1 से शुरू होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं? गिनती की जो भी संख्या होंगी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाती हैं? जो 0 से शुरू होगा और उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो 0 1 2 3। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है और पूर्ण संख्या में 0 होता है, बस इतना ही अंतर है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0, ठीक है। अब भाज्य और अभाज्य। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका एक और खुद की संख्या के अलावा कोई उसका भाजक मतलब कट है जिससे, ठीक है। जैसे कि 4 है, तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसके 1 और 4 के अलावा भी एक गुणनखंड और है, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो केवल अपने से कटे और खुद 1 से कटे, तो वो कौन सी संख्या? 2 3 5 7 11। और भाज्य संख्या 4 6 8 9 जो 2 संख्याओं के अलावा मतलब एक और अपने खुद के अलावा किसी और अन्य तीसरी संख्या से भी कटेगा तो वो भाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, और अभाज्य संख्या सबसे छोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कटेंगी, जैसे कि 2 4 6 8। और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं जो 2 से न कटे, जैसे कि 1 3 5। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन ध्यान रखिएगा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो, लेकिन p 0 के बराबर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए देखिए 0 क्या है? एक 0 परिमेय संख्या है। कैसे? 0 को 0/1 भी लिख सकते हैं, तब भी इसका मान 0 ही होगा। और देखिए हमने क्या कहा, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 ना हो, तो q का मान 0 तो नहीं है, q का मान 1 है, तो इसलिए 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जैसे 1/2 3/4 -5 2.5 कुछ भी है, ये परिमेय संख्या। जो संख्याएं रूट के बाहर नहीं आ सकती, जैसे कि रूट 2 रूट 3 रूट 5, इनको रूट के बाहर आप नहीं ला सकते, ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इनको p/q के रूप में मतलब इसको रूट नहीं हटाया जा सकता, तो ये अपरिमेय संख्या है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि कौन सी ऐसी संख्या न तो अभाज्य न भाज्य है? तो यह एक ऐसी संख्या न तो अभाज्य और न ही भाज्य है, ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या जो भी संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक, और माइनस में भी अनंत तक, ये सभी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। एक फॉर्मूला इसमें ध्यान रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। ये फार्मूला, इस पे कम से कम 1 से 2 सवाल जरूर रहेगा, ठीक है। तो 2 संख्याएं दी रही हैं और उन संख्याओं में से एलसीएम दिया है तो एचसीएफ आपको निकालना रहेगा, या 2 संख्याएं दी हुई हैं जिनका एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकालना रहेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या दी रही हो, एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो पहली संख्या निकाल ली हो। तो 4 में से कोई भी 3 का मान दिया रहेगा और एक मान निकालना रहेगा आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ दोनों संख्याओं का, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब एक एक करके सवाल देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य का मतलब जो केवल 1 से कटे और खुद की संख्या से कटे, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे 15 3 से कटेगा 5 से कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। 29 केवल 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। अगला ऑप्शन भी देख लीजिए, 9 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। 39 13 से कटेगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है?
अपरिमेय का मतलब जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और रूट के अंदर न हो, ठीक है। तो 441 441 यह किसका स्क्वायर रूट है? यह 441 21 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब तो यह तो संख्या परिमेय है। 2601 यह किसका है? 51 का स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है। 2209 2209 यह किसका स्क्वायर रूट है? यह आपका 47 का है, तो इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये √2/100, इसको देखिए √2/10 लिख सकते हैं, लेकिन √2 क्या है? यह अपरिमेय संख्या है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसव और मौसव समान हो तो संख्याएं होंगी। तो कह रहा है कि दो धनात्मक कोई पूर्णांक है, तो मान लीजिए और पहला धनात्मक पूर्णांक और ये दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हमने कहा कि एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी आपने ऊपर फॉर्मूला देखा, तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ समान है, तो इसका मतलब अगर एलसीएम एक्स मान रहे हैं तो एचसीएफ भी क्या होगा? एक्स होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एक्स गुणे एक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि यह भी पहली संख्या भी एक्स होगी और दूसरी संख्या भी एक्स होगी, तो दोनों संख्याएं क्या है? बराबर है। तो संख्याएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, मतलब जो खुद से कटे और अपनी संख्या से एक से कटे, ठीक है, जैसे 2 गुणे 1। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभी आपने देखा 4 है, तो 4। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 4 गुणे 2 क्या होगा? 8। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब अगला सवाल कह रहा है कि यदि x और y दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब यह 1 से कटेगा और x से कटेगा, और y 1 से कटेगा और y से। अभाज्य मतलब वही होता है जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो उनका मौसव क्या होगा? ध्यान रखिएगा, एचसीएफ मतलब कि मौसव क्या होता है? जो गुणनखंड आप निकालते हैं, फैक्टर जो निकालते हैं, उसमें जो कॉमन होता है दोनों का, वही एचसीएफ कहलाता है। इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 0.0001 की पावर बार, मतलब इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब बार लगा रहेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, दशमलव हटा दीजिए और 0.001 लिख दीजिए, और दशमलव जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब 1 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा 1/999। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए बार नहीं लगा रहता, केवल लिखा रहता 0.0001 और इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना रहता, तब आप क्या करेंगे? दशमलव की जगह ऊपर लिखिए, दशमलव हटा दीजिए, 0.001 लिखिए, बटा में दशमलव की जगह पर 1 रखिए और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं दी उतनी बार 0 लिख दीजिए, ठीक है। 4 बार है तो 4 बार 0, ठीक है। और इसका तब मान आएगा 1/4 बार 0, ठीक है। ये बार नहीं लगा रहेगा तब, अब बार लगा रहेगा तो 9 लिखते हैं, और बार नहीं लगा रहता है तो 0 लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी पूर्णांक यम के लिए विषम संख्या का रूप क्या है? देखिए, सम और विषम का सम प्लस सम क्या होगा? विषम प्लस विषम क्या होगा? सम प्लस विषम, सम माइनस विषम। ये सारी चीज़ें एक छोटा सा वीडियो मैंने बना के डाला है, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए, इसको ऑप्शन से देखिए कौन सी संख्या विषम का रूप है। तो पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो हम कुछ भी m की जगह पे रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी। तो देखिए 2 तो सम है, लेकिन 3 क्या है? विषम है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अब m की जगह पे अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 + 1 3, विषम तो हो रहा है, लेकिन m की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4, तो ये सम हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 6 है हम, तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 12 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। ये तो सभी संख्याएं सम बन रही थी, ये भी नहीं होगा। हमको पूछ रहा है विषम। अब ये विषम ये वाला होगा 6m + 1। कैसे होगा? देखिए, हम मान लीजिए m की जगह पे 1 रखे तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। 2 रखेंगे तो 6 दूना 12 और 1 13। देखिए सब में विषम ही है, कोई भी संख्या आप m की जगह पे 5 रख लीजिए, 5 × 30 + 1 31, तो ये क्या हो जाएगा? विषम का रूप है 6m + 1, ठीक है। देखिए a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इतना दिया हुआ है और c बराबर इतना दिया है, और कह रहा है कि इनका ABC का जो LCM है यह इतना है, तो हमें p का मान बताना है। अब इसको कैसे करेंगे? पहले देखिए, LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी घात रहती है वो लिखते हैं। तो सबसे बड़ी घात 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का घात 1 है, यहाँ पे 3 का घात 4 है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो लिखेंगे, तो 3 की घात 4 लिख दिए। अब देखिए उसके बाद से आप क्या करिए, दूसरी संख्या 5 है,
तो 5 की पावर कितना लिखेंगे, 5 की पावर यहाँ पर 1 है, 5 की पावर यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब गुणे तीसरी संख्या 7 की पावर यहाँ पे p है और यहाँ पे 7 की पावर 3 है, तो अब p और 3 में से बड़ा क्या होगा। ऑलरेडी आपको यहाँ पे एलसीएम दे रखा है कितना, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 4। अब यहाँ भी 7 है, अब 7 की पावर आप 3 लिखेंगे कि p लिखेंगे, तो p का ही मान पूछ रहा है तो आप यहाँ p रखेंगे और p की जगह पे क्या हो जाएगा 4। देखिए ये सब बराबर हो गए, p की जगह पे क्या है 4, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, ये तुलना करके लिखना था। रूट ए का परिमेयकरण गुणांक, परिमेयकरण गुणांक मतलब ये हो गया कि रूट ए में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि यह संख्या परिमेय हो जाए। तो देखिए पहले तो रूट ए है, तो इसको पहले रूट के बाहर निकाल सकते हैं, निकालिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, ये एक दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2। और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन 2 तो परिमेय संख्या है। तो अगर हम इसमें √2 से गुणा कर दें तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 एक परिमेय संख्या है, तो किससे गुणा किया आप, √2 से, तो इसका परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल कह रहा है कि 36x की पावर 5 वाई स्क्वायर, 54x की पावर 4 एक्स क्यू और 90x की पावर 6 वाई की पावर 4 का मौसा है, इसका मौसा निकालना है। तभी देखिए एलसीएम में आप क्या कर रहे थे, बड़ी संख्या लिख रहे थे, बड़ी घात वाला संख्या लिख रहे थे। एचसीएफ में सबसे छोटी घात वाला संख्या लिखते हैं। अब अगर एचसीएफ निकालना है तो देखिए अब 36 54 90, 36 54 90, पहले इनका एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ के लिए पहले गुणनखंड निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 या ऐसे करिए 18, 18 गुणे 2, यहाँ पे 18 गुणे 3 और यहाँ पे 18 गुणे 5। इसका मतलब कि 36 54 90 में 18 कॉमन आ रहा है फैक्टर में, तो 18 तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। संख्या का तो एचसीएफ निकल गया। अब ये अचर राशि वाले का निकालिए। तो देखिए x की पावर 5 वाई स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 6 है, तो सबसे छोटी घात क्या है, x की पावर 4, तो x की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर और y की पावर q, y की पावर 4, तो सबसे छोटी घात क्या है, y स्क्वायर, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 18x की पावर 4 y स्क्वायर, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि 1440 बराबर 2 की पावर p गुणे 3 की पावर q गुणे 5 की पावर r है, तो p प्लस क्यू माइनस r का मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या करिए, 1440 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, पहले 2 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, फिर 2 से कटेगा 45, फिर 3 से कटेगा 15, फिर 3 से कटेगा 5 और फिर 5 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। और 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 5 कितनी बार है, 1 बार। इसी की तुलना करिए किससे, 2 की पावर p गुणे 3 की पावर q गुणे 5 की पावर r। तब तुलना करेंगे तो देखिए p की जगह पे कितना आ रहा है, 5, इससे तुलना करेंगे तो, और q की जगह पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और r की जगह पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही मान उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो p प्लस क्यू मतलब कि 5 प्लस 2 और r की जगह पे 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n सदैव विभाज्य, यह संख्या किससे घटेगी। तो ऐसे सवालों में आप 1 रख करके चेक कर लीजिए, n की जगह पे 1 रखना है, क्योंकि नेचुरल नंबर कह रहा था हम कुछ भी रख सकते हैं, तो सबसे छोटी संख्या रखिए, 1 रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हमने 9 की पावर n की जगह पे 1 रख दिया, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो n 2 हो जाएगा, 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर n की जगह पे 2 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब इसी को सॉल्व करिए तो 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16, और 81 माइनस जब 16 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 65। जब 65 ये होगा तो देखिए 65 5 से भी कटेगा और 65 13 से भी कटेगा, तो इसका मतलब 5 और 13 यह दोनों इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, अब अगला सवाल कर रहा है कि यदि 65 और 117 का मौसा इतना है, एचसीएफ इतना है, तो n का मान बताइए।
तो सबसे पहले 65 का फैक्टर निकालिए तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 13, और 117 का निकालेंगे तो 9 गुणे 13 ये होगा। तो एस के लिए अभी आपने देखा है एस क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। 13 दोनों में कॉमन है, तो एस बराबर क्या हो गया 13, हमारे हिसाब से तो ये आया। लेकिन ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है एस का मान इतना, कितना 65n माइनस 117 इक्वल टू 13। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से n का मान निकल जाए। तो 65n बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो n बराबर हो जाएगा 130 बट्टा 65। तो n का मान कितना आ जाएगा 2। तो n का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि बहुपद पी एक्स क्यू एक्स का मौसा इतना है, तो पी एक्स और क्यू एक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस मौसा को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। इसमें से कॉमन क्या है 3 है, तो 3 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 अंदर बचेगा। तो कह रहा है कि इस संख्या का मौसा इतना है, तो इसका मतलब मौसा का मतलब एस का मतलब होता है कि दोनों में से कॉमन होना चाहिए, मतलब कि पी एक्स में भी ये संख्या आनी चाहिए और क्यू एक्स में भी ये संख्या आनी चाहिए। तो इसका मतलब पी एक्स में देखिए, पी एक्स अभी देख लीजिए, लेकिन क्यू एक्स में केवल 3 है तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्यू एक्स में भी ये होनी चाहिए। यहाँ पे पी एक्स में केवल 3 है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या दोनों में होनी चाहिए। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ऐसा डिजिट दिया हुआ, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें हो सकता है, देखिए 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो ये वाला आंसर हो जाए। एस का मतलब होता है कॉमन। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस ये देख लीजिए कि यह दोनों में किस में दिखाई दे रहा है, तो 2x माइनस 3 इन दोनों में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो पहले 2 का फैक्टर निकालिए, तो 1 गुणे 2। 10 का निकालेंगे तो 2 बचे 10, और 20 का निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, अब लॉसा निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, जो एक बार आए उसको एक बार लिखिए, जो अब 2 लिख दिए, ये भी ख़त्म, और एक बार और 2 बच गया, और फिर 5 को एक बार। तो एलसीएम कितना हो गया 2 दूनी 4, 5 चौका 20। एलसीएम का मान 20 आ गया। और एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन क्या है 2 है। तो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, मतलब कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यही निकालना है। तो एलसीएम के कितना आया है हमारा 20 आया है, अनुपात एचसीएफ का मान कितना है 2। तो इसी को जब अनुपात निकालेंगे तो 2 दाम में 20, 10 अनुपात 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसान है, आप लोग इसका फैक्टर निकालना रहता है। जो संख्या सब में कॉमन होती है, एचसीएफ होता है जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी की संख्या को आगे लिख देते हैं, तो एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अगर एलसीएम एचसीएफ में दिक्कत होगा तो आप लोग अगर बताइएगा, हम उस पर एक छोटा सा 2 मिनट में ही पूरा एलसीएम एचसीएफ समझा देंगे, आगे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। ठीक है, कह रहा है कि इनका मौसा, तो इनका फैक्टर निकालेंगे तो 2 गुणे 2, और इसका क्या होगा 1 गुणे 2। तो देखिए 2 कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, यदि x और y अभाज्य संख्या है तो x और y का लौसा क्या होगा। अगर अभाज्य है तो इसका मतलब कि 1 गुणे x इसका फैक्टर होगा और y का 1 गुणे y होगा। अब लौसा पूछ रहा है, तो हमने क्या बताया, जब एलसीएम निकालते हैं तो जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखिए, और जो संख्या कॉमन नहीं है उसको एक एक करके लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, अगर वही एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ क्या होता 1 होता। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन 1 है केवल। ठीक, दो संख्याओं का लौसा 105 है तथा मौसा 15 हो तो, और उनमें एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अभी आपको जो ऊपर फॉर्मूला बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही बताए थे। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का लौसा और मौसा, मौसा कितना है 5 है, और लौसा कितना है 105 है, और एक संख्या पहली संख्या कितनी है 5 है, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो दूसरी संख्या मान लीजिए x है। देखिए इसी को सॉल्व करिए, सॉरी 15 है, मौसा कितना है 15 है। ठीक, यहाँ पे मौसा दिया हुआ है 15। आप इसी को सॉल्व करिए, तो ये देखिए x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 105 बटे 5, 5 नहीं है 15, तो x बराबर हो जाएगा 3 का 105 में गुणा करेंगे तो 315।
तो x का मान कितना आ गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 315। अब कह रहा है कि 0.375 को p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस 375 ऊपर लिख दीजिए। अभी हमने क्या बताया, जब बार नहीं लगा, केवल सिंपल वाला है ये, दशमलव की जगह पे एक और जितनी दशमलव के बाद की संख्या उतनी जीरो लगा दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे इसको। अब देखिए ये संख्या को काटना है क्योंकि इसमें 2 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसको पहले किससे काटिए, 5 से काटिए। तो 5 7 35 और 50 25, 5 दूनी 10, 200 आ गया। अब ये 25 से कटेगा, देखिए 25 3 75 और 25 8 200, मतलब कि कितना आ गया 3/8। तो कह रहा है कि Q का मान बताइए। ये P का मान कितना हो गया 3 और Q का मान कितना हो गया 8 हो गया। तो ये फैक्टर में दिया हुआ है, घात में इसको कन्वर्ट करना है। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये तो होगा नहीं। अब देखिए 2 गुणे, केवल हमारा संख्या क्या है 2 की पावर 3। अब इसमें अगर हम 1 का गुणा करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इसमें 5 का गुणा के ए भी नहीं होगा, 5 ए भी नहीं होगा। अब 5 की पावर 0 का मान क्या होता है, एक ही तो होता है। किसी भी संख्या पे अगर पावर 0, जैसे 6 की पावर 0 है, 5 की पावर 0, इन सब का मान क्या होगा, 1 होगा। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ये केवल ऑप्शन में थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0, तो ये ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा क्या है 19 है, तो लौसा होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यही होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 2166, और HCF भी दे रखा है 19, और हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो 2166 बाई 19 इक्वल टू LCM, यही होगा। तो अगर हम जब इसको ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 114 बार में कटेगा। कितनी बार में, 114 बार में। आप लोग काट लीजिएगा। LCM बराबर कितना आ जाएगा 114। तो इसका आंसर हो जाएगा 114। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका बहुपद। इससे बहुपद से लगभग आपको बताया ही थे 10 से 15 नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। अब आप इसमें देखिए बहुपद से संबंधित प्रश्न में पहले तो दो आपके इसमें समीकरण होते हैं, दोनों समीकरण को याद है। एक समीकरण होता है EX प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, EX स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण ये है। इसमें तब पूछेगा मूल या शून्य को का मान बताइए, मतलब मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मतलब मूल का मतलब होता है शून्य, कहीं कहीं मतलब मूल लिखा रहेगा, कहीं कहीं शून्य लिखा रहेगा। तो मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। मतलब कि ये अगर इस क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मान लीजिए ऐसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ए का मान 2 हो गया, बी का मान आपका 3 हो गया और सी का मान हो गया आपका 5। ऐसे तुलना करके आपको लिखना है। तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन अगर दिया है तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल यहाँ से निकालेंगे, मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अब दूसरा टाइप ये हो सकता है कि यदि शून्यक दिया हो या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो, तब हमें इक्वेशन पूछेगा। इसमें क्या होगा कि इक्वेशन दिया रहेगा, हमको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा शून्यक दिया रहेगा या शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा और हमें इक्वेशन बनाना रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है आपका इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आप समझ गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तुलना करके हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे, और मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हम इक्वेशन निकालेंगे। इसी दो टाइप के इसमें सवाल बनेंगे। अब देखिए जैसे पहला सवाल है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है और मूल साइन थीटा और कॉस थीटा। मूल कुछ भी लिख सकता है, मतलब शून्य कुछ भी लिख सकता है, अल्फा बीटा भी लिख सकता है, साइन थीटा भी लिख सकता है, एक्स वाई भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पे आपको मूल दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब देखिए अभी हमने क्या बताया कि मूल दिया रहेगा तो मूलों का योगफल, मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मूलों का योगफल अभी आपने क्या लिखा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए आप यहाँ पे लिखेंगे इस इक्वेशन की तुलना करके। तो बी की जगह पे बी ही, ए की जगह पे ए ही है। अब उसके बाद से कह रहा है कि मूलों का गुणनफल, मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाई ए। आपका ये आ गया। अब आपको मान निकालना है किसका, बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, कैसे,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर हमने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे माइनस बी बाई ए का भी दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया, तो अगर आप इसको खोलेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे 1 रख दीजिए। 1 बराबर 1 प्लस इसके जगह पे आपने 1 लिख दिया, 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना है सी बाई ए, तो इसको सी बाई ए रख दिए बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा यहाँ से ए मत काट दीजिएगा। कई लोग क्लास में ऐसे गलती करते थे कि यहाँ से ए काट दिए, ऐसा नहीं होगा। आप इसको एक एक करके मतलब पहले देखिए यहाँ पे ए है बटे ए स्क्वायर है, पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2ac बटा में ए बराबर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए से इस एक को काट सकते हैं, ठीक है। और हमें इस किसका मान निकालना है बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे ए का इसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक है। सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है। देखिए सवाल पहला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। मूल कुछ भी दे सकता है, मूल कह सकता है कि एक्स वाई है या अल्फ़ा बीटा मूल है, तो कुछ भी दे रहा है हमें उससे मतलब नहीं, हम फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। अभी आपको ऊपर बताया कि मूलों का योगफल, मतलब कि योगफल का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसके मूल साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो मूलों का योगफल मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी की जगह पे बी ही दिया, ए की जगह पे ए ही दिया है, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा सी बाई ए। अब आपने इतना कर लिया तो हमें बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर कैसे होगा अगर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, तभी हम इसका मान निकाल, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर कर दिया। कैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी बाई ए का हमने होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, तो इसको खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए माइनस 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 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, इसकी जगह पे 1 रख देंगे प्लस 2 इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना आया सी बाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कुछ लोग यहीं पे क्या करेंगे एक इस एक को काट देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यह पहले एक भी इधर बचा हुआ है, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे तभी हम करेंगे। तो कैसे एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम ए हो जाएगा, ऊपर ए हो जाएगा प्लस 2c, ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक ए से इस स्क्वायर को काट सकते हैं, तो आपका हो जाएगा ए प्लस 2c बराबर बी स्क्वायर बाई ए। अब तिरिया गुणा करेंगे तो इस ए का उसमें गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac बराबर बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर का मान कितना ए स्क्वायर प्लस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 हो और मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो इतने का मान निकाले। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा, इसको कैसे कर सकते हैं एलसीएम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा और ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा, तो कुल मिला के हमें इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो मूलों का योगफल इसको कह सकते हैं और मूलों का एक गुणनफल हो जाएगा। तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करिए। पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू इस ब्रैकेट स्क्वायर को ख़त्म करिए, तो कैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2 इंटू 2ab और प्लस 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4×3 12x प्लस 12 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर
और 12x और प्लस 12 माइनस 6, 6 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3 है, बी बराबर कितना है 12 है, और सी बराबर कितना है 6 है। तो मूलों का योगफल मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह पे क्या है 12 है, तो माइनस 12 बाई ए की जगह पे क्या है 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा -4। और अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी बाई ए होता है, तो सी की जगह पे क्या है 6 है, और ए की जगह पे क्या है 3 है, तो 3 दूना 6। तो इसी का मान आपको निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस दोनों का मान यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे -4 और बटा में अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे 2। तो कितना हो जाएगा 2 -2। इसका आंसर क्या आ जाएगा -2। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद 5y² - y प्लस 25 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा बटे इंटू 1/अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। यहाँ पे भी देखिए मूलों का योगफल है, गुणनफल, और ये मूलों का योगफल है। ठीक है, तो हमें इसी को मान निकालना है, मूलों का योगफल और गुणनफल। तो हम सबसे पहले मूलों का योगफल निकालते हैं। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -b/a। माइनस यहाँ पे देखिए ए की जगह पे 5 दिया हुआ है, बी की जगह पे -1 दिया हुआ है, और सी की जगह पे 25 दिया हुआ है। तो हम अल्फ़ा इंटू बीटा -b/a लिखेंगे, तो माइनस और ब्रैकेट में -b/a, ए की जगह पे 5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/5। मूलों का योगफल कितना आ गया, और मूलों का गुणनफल c/a होता है। तो सी की जगह पे कितना लिखेंगे 25, और ए की जगह पे 5। तो 5×5 1/5, मतलब ये 1/5 है और ये 5 है। इसी में इनका मान रख दीजिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे रख दिए 5 गुणे 1 में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/5 है, तो 1/5। ठीक है, अब यह बटे में है तो यह ऊपर चला जाएगा, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 25। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आप देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा px का एक गुणनखंड होगा। तो एक शून्यक 5 है, मतलब कि x बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। शून्यक का मतलब होता है कि वो x की वैल्यू ही होती है। ठीक है, x बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो वह कह रहा है px का मान क्या होगा, मतलब उस गुणनखंड को निकालना है। तो x को इधर अगर लाएंगे बराबर 0, तो यही हो जाएगा आपका गुणनखंड। ठीक है, x - 5 = 0। ठीक, अगला करा, यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक अल्फा और बीटा हो और इस प्रकार α² प्लस β² इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4 हो तो p। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये कम से कम आपके 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद इतना के दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले ये लिखिए α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 21/4। अब आपको देखने से लग रहा होगा α² प्लस β² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा इंटू बीटा रहता तो ये किसका स्क्वायर हो जाता, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कब होता, जब इसमें अल्फ़ा और बीटा एक और जुड़ जाता और इसकी जगह पे 2 अल्फ़ा। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा इसमें जोड़ दें तो इधर भी अल्फ़ा इंटू बीटा इसमें जोड़ देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसका मान क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 21/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल निकाल लीजिए पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल -b/a मतलब कि माइनस का 7/2। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a मतलब कि p/2। ये मूलों का योगफल और गुणनफल आप निकल गया। यहीं पे इसका मान रख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा -7/2 का स्क्वायर इक्वल टू 21/4 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा p/2, मतलब कि मूलों का गुणनफल। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो 7/2 का स्क्वायर है तो 7 7 49 बट्टा में 2 दूना 4 इक्वल टू 21/4 प्लस p/2। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो। अब इसको इधर लेकर के आइए, 49/4 माइनस 21/4 इक्वल टू p/2। ठीक है, अब देखिए हर बराबर है तो 49 में से 21 सीधे सीधे घटा दीजिए। तो 49 में से 21 घटाएंगे तो 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 2 गया इक्वल टू p/2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 7 28। तो यहाँ पे क्या हो गया p/2 बराबर हो गया 7
तो p का मान हो जाएगा 14। तो p का मान कितना हो जाएगा 14 पॉजिटिव में, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी के मान क्रमशः होंगे। तो इसमें भी शून्यक का मान दिया हुआ है और यहाँ पे हमको बी और सी के मान निकालना है। तो शून्यकों का योगफल 6 प्लस -2 बराबर, ये योगफल हम निकालना है। शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो माइनस बी की जगह पे क्या दिया है, बी ही दिया है, तो माइनस बी ही रहेगा, और ए की जगह पे 1 है तो इसका मान क्या आ जाएगा -b। और 6 ये -2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू -b। इसको सॉल्व करने पे -b का मान तो 4 आ गया, तो इसको b बराबर क्या लिख सकते हैं, b इक्वल टू -4, ठीक है। अब उसके बाद से मूलों का गुणनफल, तो 6 गुणे -2, ये शॉर्ट में थोड़ा सा कर रहे हैं, ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो गुणनफल, मूलों का गुणनफल और होता है c/a। तो c की जगह पे c ही दिया हुआ और a की जगह पे 1 दिया हुआ, तो इसका मान c हो जाएगा। तो 6 गुणे -2 कितना हो जाएगा -12। ये किसका मान है, c का। तो b का मान -4 और c का मान -12, तो -4 और -12, ठीक है। अब अगला सवाल, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। मूल समान का मतलब कि क्या है, अगर मूल अल्फा 1 है तो दोनों दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा अल्फा। दोनों मूल क्या है, बराबर है, अल्फा और अल्फा दोनों मूल है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। यह हो जाएगा kx² माइनस 3kx प्लस 9 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण ये ऐसे हो जाएगा। कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान है तो के किस मान के लिए, हमको के का मान निकालना है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल निकाल लीजिए। तो मूलों का योगफल मतलब कि अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि मूल समान है, अगर अल्फा बीटा दिया रहता है तो अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा -b/a। तो b की जगह पे क्या यहाँ पे दिया हुआ है, b की जगह पे दिया हुआ है -3k, a की जगह पे दिया हुआ है k, और c की जगह पे दिया हुआ है 9। तो माइनस और -3k बट्टा में a की जगह पे आपने k रख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k से k कट जाएगा, तो कितना हो गया 3। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मतलब कि 2 अल्फ़ा का मान आ गया 3। तो अल्फ़ा का मान आ गया 3/2, ये अल्फ़ा का मान हो गया, मतलब अपने अल्फ़ा का मान निकाले यहाँ पे। अब है मूलों का, ये तो हो गया योगफल, यहाँ पे आप निकालिए गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a। तो c की जगह पे आप क्या रखेंगे 9 और a की जगह पे रखेंगे आप k, ठीक है। अभी हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9/k। लेकिन आपने अल्फ़ा का मान 3/2 ऑलरेडी निकाल लिया, तो यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 9/k, ठीक है। तब 3 का स्क्वायर करेंगे और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 इक्वल टू 9/k। तो 9 से 9 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से k बराबर 4। k का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यदि 3 की पावर x प्लस वाई और 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू √7 है, √27 है, तो y का मान बताइए। तो दो इक्वेशन इसे बना लिए, 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू √27 और 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू √27, क्योंकि यह इसके बराबर और इसके भी बराबर है √27। अब यहाँ से एक एक करके सॉल्व करिए। पहला वाला हम कर रहे हैं, तो 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू √27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। इसका मतलब एक 3 बाहर आ जाएगा और √3, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2। ये किसका मान आ गया 3 की पावर x प्लस वाई का, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का मान हो जाएगा 3/2, क्योंकि देखिए ये आधार बराबर है तो इस पे घात भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x प्लस वाई का मान 3/2। ऐसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे 3x की पावर माइनस वाई, तो 27 भी ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3/2। तो यहाँ से x माइनस वाई का मान कितना आ गया 3 की पावर 2। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लाते हैं, ठीक है। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 3/2 और x माइनस वाई इक्वल टू 3/2। अगर हम घटाएं इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएं, तो घटाने पे क्या होता है, साइन बदल जाता है।
तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये एक्स और एक्स कट जाएगा और प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और 3y2 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा 0। तो 2y बराबर 0 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, तो y का मान 0 आ जाएगा। अगर वही x का मान पूछता तो हम इस क्वेश्चन को घटाने के बजाय क्या करते, जोड़ते। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि समीकरण इतने के मूलों का योग शून्य है तो k का मान बताइए। तो मूलों का योग शून्य है तो पहले इस इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करके लिखते हैं, द्विघात समीकरण बनाते हैं। क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, ये के का गुणा करेंगे तो 4k हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4kx और माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यह एक्स स्क्वायर होगा, इसमें से माइनस एक्स अगर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4k और माइनस के इक्वल टू 0। अब देखिए इस इक्वेशन में दिया हुआ है a बराबर 1, b बराबर मतलब x का गुणांक तो एक ही है तो a का मान 1 हो गया, और b का मान हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4k और c का मान हो जाएगा माइनस k। ये इतना दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, मूलों का योग। मूलों का योग ऑलरेडी शून्य दे रखा है, इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है। तो अब आप यहाँ से माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे, ये माइनस आपने यहाँ लगाया और माइनस बी की जगह पे माइनस की ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 4k, ये हो जाएगा। बट्टा में ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए की इक्वल टू 0। ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस 4k इक्वल टू 0, तो 4k इक्वल टू माइनस 1, तो k इक्वल टू माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया, माइनस 1/4। ठीक है, समीकरण इतने का विवेचन बताइए। विवेचन का मतलब होता है d का मान निकालना। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विवेचन। इस पे 100% आपके 2 सवाल रहेंगे विवेचन निकालने के लिए। तो विवेचन बराबर है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन में। तब देखिए पहले इसमें a का मान कितना दिया हुआ, a का मान दिया 5√5, b का मान दिया हुआ है 10 और c का मान दिया हुआ है √5। अब इसी सब मानों को इसमें रख दीजिए। तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान दिया हुआ है 5√5 और गुणे c का मान दिया हुआ है √5। इसी को सॉल्व कर लीजिए, d इक्वल टू हो जाएगा 10 स्क्वायर का मान 100 माइनस 4 गुणे 5 और √5 गुणा हो जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 100 माइनस 4 बचे 20 बचे 100, तो 100 माइनस 100 0। इसका विवेचन कितना आ जाएगा, शून्य। तो इसका विवेचन हो गया शून्य। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक बहुपद px का शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल 5 है और मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान -30 है। तो अब आप इसको कैसे, इक्वेशन हमें बनाना है। तो आपने दूसरे टाइप के सवाल में ऊपर जब हम फार्मूला बता रहे थे, हमने एक फार्मूला लिखाया था, जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो हम कैसे उसका बनाएंगे। हो जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दिया हुआ 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और कितना दिया हुआ -30। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30, ये किसका मान हो जाएगा, px का मान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 30। ठीक है, अगला सवाल है द्विघात समीकरण इतने का विवेचन बताइए। विवेचन का मतलब वही d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे a बराबर कितना दिया हुआ 1, b बराबर कितना दिया हुआ 4 और c बराबर क्या दिया हुआ b। ठीक है, विवेचन निकालना है इसका। तो अब d बराबर हो जाएगा क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह पे रखिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे 1 और c की जगह पे b, तो 4 चौका 16 माइनस 4b, ये क्या हो जाएगा, यही आपका विवेचन हो जाएगा 16 माइनस 4b। ठीक, देखिए अगला टॉपिक है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी में ऐसी श्रेणी जो समान अंतर पर क्रम से लिखी गई हो। ठीक है,
समान अंतर पर, मतलब उनका अंतर समान हो। जैसे कि 2 के बाद 4 में अंतर 2 का है, 4 के बाद 6 में अंतर 2 का है, 6 के बाद 8 के इसमें अंतर 2 का है। मतलब कि समान अंतर पे अगर कोई श्रेणी लिखी गई है तो वही समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है। अब इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक होता है एनवा, एनवा पद निकाल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए श्रेणी यहाँ से दिया हुआ क्या है, 10वां पद निकालिए, तो यहाँ पे एनवा पद का जो फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग रट लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन। अभी बता रहे हैं ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है। और यन पदों का योगफल जो एस एन बराबर होता है वह होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको आप लोग देख लीजिए। अब देखिए इन दोनों में ए एन और डी तीन चीज़ आए। तो ए होता है उस श्रेणी का प्रथम पद, जैसे इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा आपका 2। ठीक। और डी क्या है, सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब इन दो लगातार संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का अंतर, तो ये होता है सर्वांतर। ठीक है। और एन मतलब पदों की संख्या, ये जो एन यहाँ पे लिखा हुआ है ये एन हो गया, चाहिए इसमें इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, तो वह होता है पदों की संख्या। जैसे कि मान लो एक श्रेणी दी हुई है 6 9 12 15, तो इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 6, डी बराबर 3। कैसे, 9 में से 6 हो जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3। मतलब कि दो लगातार संख्याओं का जो अंतर होगा वही सर्वांतर। और एन का मान 4, कितनी मतलब संख्या है इसमें, 4 श्रेणी में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसी को सवाल में देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अगर दिया है समानांतर श्रेणी 3 8 13 18 का 19वां पद बताइए। 19वां पद मतलब कि एनवां पद बताना है आपको, और एन का मान क्या दिया हुआ है 19। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। अब देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, डी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 और 8 का अंतर कितना है, 5, और एन का मान दिया हुआ है 19। कौन सा पद हमको निकालना है, 19वां पद। तो टी 19 बराबर ए की जगह पे इस फॉर्मूले में आप हमने रख दिया ए बराबर 3 प्लस एन, एन की जगह पे कितना रखेंगे 19 माइनस 1 गुड़े डी का मान कितना रखेंगे 5। तो टी 19 बराबर 3 प्लस 19 में से 1 जाएगा 18 गुड़े 5, तो टी 19 का मान हो जाएगा 3 प्लस 18 गुड़े 5, 18 बचे 90, तो कितना हो जाएगा 93। इसका आंसर क्या आ जाएगा 93। इसका 19वां पद क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 6 11 16 21 का प्रथम 30 पदों का योग बताइए। 30 पदों का हमको योग बताना है, ध्यान रखिएगा। एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। तो हम पहले देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ आपका 6, डी बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 11 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और हमको 30 पदों तक, तो एन बराबर कितना 30, पदों की संख्या कितनी 30, इसी फार्मूले में आप रख दीजिए। तो एस एन बराबर एन की जगह पे आपने 30 रखा, 30 बट्टा में 2, 2 गुड़े ए की जगह पे आपने 6 रखा, प्लस एन की जगह पे आपने 30 रखा, तो 30 माइनस 1, और डी की जगह पे आपने 5 रखा। इसी को आप सॉल्व कर, तो 30 बट्टा 2 15 हो जाएगा, 6 दूना 12, प्लस 30 में से 1 गया 29 गुड़े 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15, 12 प्लस 5 9 45, और 5 दूनी 10 और 4 14, 145, 15 और 145 में 12 जोड़ेंगे तो 157। ठीक है। और 15 में जब 157 का गुणा करेंगे तो 157 गुड़े 15, तो 15 सत्ते 105, 10 15 बचे 75, और 10 85 को 5 8, और 15 कम 15 और 8 23, तो कितना हो जाएगा 2355। आपका उत्तर हो जाएगा 2300। इतने पदों का योगफल कितना हो जाएगा 2355, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये वह समांतर श्रेणी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ठीक है। तो देखिए तीसरा पद मतलब कि T3 का मान दिया हुआ है कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये तो फार्मूला। T3 का मान कितना दिया, तीसरा पद 5 है तो T3 की जगह पे 5 दिया हुआ है, ए प्लस, और तीसरा पद है ना तो एन की जगह पे 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 5 बराबर हो जाएगा ए प्लस 3 माइनस 1 2D। ये इक्वेशन आपका ये बन गया। और कह रहा 7वां पद 9 है, मतलब कि T7 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो T7 का मान 7वां पद क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ, ए प्लस और एन की जगह पे यहाँ पे 7 रखेंगे क्योंकि 7वां पद है, इंटू डी। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 प्लस 7 में से एक जाएगा 6 6D। एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक है,
ये ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी ए का मान निकालिए, ए का मान आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2d, एक इक्वेशन एक, और यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 6d। ये दोनों जब एक ही मान है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 5 माइनस 2d इक्वल टू 9 माइनस 6d। अब इसको इधर लेकर के आइए और इसको उधर लेकर के जाइए, तो ये हो जाएगा 6d माइनस प्लस और माइनस 2d इक्वल टू 9 माइनस 5। इसी को सॉल्व करेंगे तो 6d माइनस 2d क्या हो जाएगा 4d इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा 4, तो d का मान क्या हो जाएगा 1। तो कह रहा है कि श्रेणी बताइए। अब आप देखिए d का मान 1 है, तो d का मान अगर 1 है तो हम इसमें हमने रख दिया d का मान 1, तो यहाँ से हमको a का मान पता चल जाएगा। a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2d, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2d, 2 गुणे 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, a का मान आपको 3 हो गया, d का मान 1 पता चल गया। तो सीरीज का पहला पद तो 3 पता चल गया और d का मान 1 है, तो सब में 1 जोड़ते जाइए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 6, श्रेणी क्या हो जाएगा 3 4 5 6। आप लोगों का ये श्रेणी हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद इतना है तो उसका सर्वांतर होगा। यनवा पद आपको दिया हुआ है क्या, tn बराबर 3n प्लस 8 दिया हुआ। तो हम क्या करें, सबसे पहले पहला पद निकाल लीजिए, t1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 3 11। और अगर इसी तरह t2 निकालें तो n की जगह पे 2 रख दीजिए, तो 3 गुणे 2 प्लस 8, तो 3 दूना 6 और 8 6 14। तो ये दूसरा पद है, पहला पद 11 है, दूसरा पद 14 है, तो d का मान क्या हो जाएगा 3, तो d का मान 3, यही सर्वांतर कहलाता है। तो d का मान कितना हो जाएगा 3। अगला कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 81 72 63 का कौन सा पद शून्य होगा। ये देखिएगा श्रेणी घटते क्रम में है, ठीक है, तो यहाँ पे d का मान माइनस में रहेगा, d का मान माइनस में कितना हो जाएगा माइनस में 9, और a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 81 है, ठीक है। और कौन सा पद 0 है, तो मान लेते हैं हमारा nवां पद 0 है, nवां पद 0, क्योंकि n का ही तो मान निकालना है कि कौन सा पद 0 है, तो nवां पद 0 है। तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि nवां पद 0 है तो हमने 0 लिख दिया। यहाँ पे a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे हो गया 81 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है माइनस 9 इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है, तो 81 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस 9n और माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इस माइनस वाले को उधर लेके जाइए, 81 प्लस 9 इक्वल टू 9n, तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू 9n, n का मान कितना आ जाएगा 10। तो 10वां पद ऐसा होगा जो शून्य होगा, ठीक है, तो n का मान कितना आ गया 10, n का मान 10, ठीक है। यदि AP का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सर्वांतर का मान होगा, d का मान हमसे पूछ रहा है। 17वां पद क्या है, 11वें पद से 36 अधिक है, तो T17 और T11 इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि 17वां पद जो है 11वें पद से 36 अधिक, या 36 अधिक, इसका मतलब अगर हम इसमें 36 जोड़ दें या इसमें 36 घटा दें, दोनों में से कोई एक काम करें, अगर इसमें 36 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से 36 घटा दीजिए, मतलब कि T17 में से अगर 36 घटा दिए तब भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, T17 माइनस 36 बराबर Tn, ये इक्वेशन बन गया। अब T17 के जगह पे मान रखिए क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 36 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये T17 है तो n की जगह पे यहाँ पे 17 रखेंगे, तो a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा 16d माइनस 36 इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे T11 है तो n का मान 11 रखें, तो 11 माइनस 1 10d हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए a से a कट जाएगा, 16d माइनस 36 इक्वल टू 10d। अब इसको इधर लेके आइए और इसको उधर लेकर के जाइए, तो 16d माइनस 10d इक्वल टू 36, 16 में से 10 जाएगा, 6d बराबर 36, तो d का मान कितना आ जाएगा 6, 36 बटा 6 कितना हो जाएगा 6, सर्वांतर कितना आ गया 6 आ गया। यदि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इतने डॉट डॉट n पदों तक हमको योगफल प्लस लगा हुआ है, तो हमको योगफल निकालना है, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 2
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 3 है, सॉरी a बराबर 1 है और d बराबर क्या है 2 है। ठीक है, तो ये इसी में मान रख दीजिए, तो n की जगह पे तो n ही रहेगा। 2a मतलब कि एक की जगह पे 1 रख दिए, प्लस n का मान दिया नहीं है और d का मान कितना है 2 है, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो n/2 2 प्लस इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो 2n माइनस टू से +2 कट जाएगा, तो n/2 2n हो जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा तो n इंटू n कितना हो जाएगा n²। तो n पदों का योगफल यहाँ पे क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए यह विषम संख्या है, तो प्रथम विषम संख्याओं विषम संख्याओं का योगफल भी यही होता है n² ही होता है। ये फॉर्मूला भी है और इसको सॉल्व भी करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तब भी यही आंसर आएगा n² ही आएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल कह रहा है कि x 9 y 25 के समानांतर श्रेणी में, तो x और y का मान बताइए। अगर ये समानांतर श्रेणी में तो इसका d क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सर्वांतर बराबर होना चाहिए। अब सर्वांतर कैसे, अगली संख्या में से पिछली संख्या घटाइए, तो 9 माइनस एक्स यह बराबर होना चाहिए कैसे, किसके, y माइनस 9 के, और यह भी किसके बराबर होना चाहिए 25 माइनस वाई के, क्योंकि लगातार दोनों संख्याओं का जो अंतर है, कहीं से भी अगर आप अंतर लगातार का निकाल रहे हैं तो वह बराबर ही होना चाहिए। तो हम ये दो इक्वेशन ले रहे हैं, कैसे, एक हमने ले लिया 9 माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस 9 का। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम इधर 9 प्लस 9 इधर कर दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं y प्लस एक्स। ठीक है, तो 9 प्लस 9 18, ये y प्लस एक्स, ये एक इक्वेशन ये बन गया। और दूसरा इक्वेशन हम बना रहे हैं y माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस वाई, तो इस y को इधर लेकर के आएंगे तो 25 y प्लस वाई और 25 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो y प्लस वाई 2y इक्वल टू कितना हो गया 34, तो y का मान कितना आपका निकल गया 17 दूना 34, y का मान आपका निकल गया 17। तो y का मान अगर 17 निकल गया तो इसी y का मान इसमें रख दीजिए, तो 18 इक्वल टू y का मान 17 प्लस x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 17 को इधर लेकर के आएंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, 18 माइनस 17, तो y का मान 17 और x का मान 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है तो nवां पद होगा। अब आप इसमें देखिए ये कॉमन से सवाल ऐसे हैं, देखिए अगर मान लीजिए हमने कोई श्रेणी लिया 2 4 6 और 8, ठीक है, और एक श्रेणी और लेते, इसी का अगला क्रम लेते हैं 2 4 6 8 10, ये होगा। अगर हम इसका योगफल ऐसे निकालें तो कितना हो जाएगा 4 2 6 6 12 और 8 20, और इसका अगर योगफल निकालें 4 2 6 6 12 8 20 10 30। अब आप ये ध्यान दीजिए कि अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें तो दोनों का अंतर क्या हो रहा है 10, और 10 क्या है, ये आखिरी वाली संख्या है। मतलब कि अगर योगफल, अगर nवां पद का योगफल, अगर हमने 5वें पद का योगफल निकाला और 4 पदों का योगफल निकाला, 5 पदों के योगफल में से 4 पदों का योगफल घटा रहे हैं तो हमें 5वां पद आपको मिल जा रहा है, मतलब कि nवां पद हमको मिल जा रहा है। कैसे मिला, 5 पदों का योगफल माइनस 4 पदों का योगफल। इसी तरह से अगर हमको nवां पद निकालना है तो पहले हम Sn निकाल लीजिए और माइनस उसमें से एक घटा करके Sn माइनस 1 अगर करेंगे तो हमको nवां पद ये मिल जाएगा। ठीक है, तो nवां पद ही तो पूछ रहा है, तो Sn माइनस 1, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए, या तो ऐसे सॉल्व करना था तो हमने सॉल्व करके आपको बता दिया कैसे होगा। ठीक है, जैसे 4 पदों का योगफल 20 है और 5 पदों का योगफल 30 है और 5 में से 4 घटा रहे हैं योगफल में से, तो 10 आ रहा है। 10 क्या है, ये 5वां पद है, मतलब कि 5वां पद याद करने के लिए 5 पदों का योगफल माइनस 4 पदों का योगफल। तो उसी तरह से nवां पद निकालने के लिए n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि समानांतर श्रेणी √7 √20 √63 का अगला पद क्या होगा। तो √7 √28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 4 रूट के अंदर, और इसको क्या लिख सकते हैं 63 को 7 गुणे 9, तो क्या हो जाएगा √7, और ये 4 को बाहर लाएंगे तो 2√7 हो जाएगा, और इसमें से 9 को बाहर लाएंगे तो 3√7 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 2 3, अगला पद क्या हो जाएगा 4√7। अब 4√7 को रूट के अंदर ले जाइए, तो जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये √16 गुणे 7 हो जाएगा, क्योंकि यह रूट के अंदर आएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा, तभी तो 16 के बाहर 4 आएगा ये, तो 16 7 1
112, रूट के अंदर 112, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कुल कितने पद हैं? कितने पद हैं? तो हमको nवां पद दिया हुआ है कितना? 93, और a का मान दिया हुआ है कितना? 3, और d का मान कितना दिया हुआ है? 5, ठीक है। अब इसी तरह से हमको nवां पद का फार्मूला लगा लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो tn बराबर 93 लिख दीजिए, इक्वल टू a का मान रख दीजिए 3 प्लस ये कितने पद हैं? तो n का मान हमको निकालना ही है, और d का मान कितना है? 5 है। तो 93 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, ठीक है। तो 93 इक्वल टू इस 3 में से 5 जाएगा तो 5n माइनस 2, और इस 2 को इधर लाएंगे तो 95 हो जाएगा, इक्वल टू 5n। तो n इक्वल टू 95 बटा में 5, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 9 45, 19 बचे 95, तो n का मान हो जाएगा 19। 19वां पद क्या हो जाएगा आपका? 93 होगा, ठीक है। अब आगे त्रिकोणमिति है। देखिए त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक फॉर्मूले वगैरह हैं, इसको आप लोग देखिए, और हम इसका एक दूसरा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम इसको दूसरे वीडियो में तुरंत, अभी इसके तुरंत बाद इसको वीडियो को डाल देंगे, ठीक है।